रात को मेरे जेठ जी के कमरे से चीखों की आवाज आती थी। मेरी जिठानी जी कब की मर चुकी थी। जेठ जी का राज जानने के लिए एक रात मैं उनके कमरे में छुप गई। फिर जेठ जी ने जो किया, भगवान, जब मैं पहली बार वह दिल दहलाने वाली चीखों की आवाज सुनी तो मैं पूरी तरह से घबरा गई थी। मैं गहरी नींद से हड़बड़ा कर उठी बैठी और चीखने चिल्लाने की आवाज पूरी हवेली में गूंज रही थी। उस समय चारों ओर सन्नाटा था। मेरे कमरे में बहुत अंधेरा था। मैंने हाथ से टटोलते हुए साइड टेबल का लैंप जलाया। मैंने घड़ी की तरफ देखा तो रात के 2 बज रहे थे और चीख पुकार की आवाजें गूंज रही थी। मैं हैरान थी कि मेरे बगल में लेटे मेरे पति आकाश अब भी गहरी नींद में सोए हुए थे। इतने शोर में उन्हें नींद कैसे आ सकती थी? कल ही तो मैं आकाश की दुल्हन बनकर इस घर में आई थी। मेरी शादी बड़ी धूमधाम से आकाश से हुई थी। मैं बहुत अमीर खानदान की बहू बनी थी। मैं भी एक अमीर खानदान से थी। मेरे सास ससुर कब के मर चुके थे। जेठ जी बहुत देख रेख वाले इंसान थे। मैं उनके व्यवहार को अच्छी तरह से जानती थी। मेरी आकाश से लव मैरिज की शादी थी। हमने एक दूसरे को शादी के लिए पसंद किया था और वहीं से हमारी फ़ोन पर बातें होना शुरू हो गई थी। हम दोनों ही अमीर खानदान से थे, इसलिए किसी को भी इस रिश्ते पर ऐतराज़ नहीं हुआ। मेरी शादी की पहली रात थी और उसी रात मैंने चीखें सुनी थी। एक लड़की की चीखों की आवाज़ थी, जैसे वह अपनी मदद के लिए किसी को पुकार रही हो। पहले तो मैंने सोचा कि कमरे से बाहर जाकर देखूं कि आवाज़ किसकी है, कौन है जो इस वक्त इस तरह तेज आवाज़ से चिल्ला रहा है। लेकिन मैं एक दिन दुल्हन थी, यूं कैसे मुंह उठाकर कमरे से बाहर निकल सकती थी। आधा घंटा यह आवाज़ गूंजती रही। उसके बाद शांति छा गई। मुझे आकाश की नींद देखकर हैरत हो रही थी। वह इतने शोर में कैसे सो सकता था। लेकिन कुछ देर बाद आवाज़ आनी ऐसे बंद हो गई थी जैसे कभी शोर हुआ ही ना हो। मैं दोबारा से लेट गई और अब मेरी आंखों से नींद कोसों दूर जा चुकी थी। मेरा दिमाग बार बार उस चिल्लाने वाली लड़की की तरफ जा रहा था। कौन थी वह और वह ऐसे क्यों चिल्ला रही थी और उसकी आवाज़ पर सब लोग क्यों खामोश थे, वरना एक हलचल सी मच जाना चाहिए था। फिर मुझे कुछ डर सा महसूस होने लगा था, क्योंकि जहाँ यह हवेली बनी हुई थी वहाँ आसपास केवल जंगल थे। गांव तो 3-4 मील की दूरी पर था। मैं कुछ दिनों के लिए गांव आई थी क्योंकि मुझे रहना शहर में ही था। शादी से पहले मेरी यह बात तय हुई थी और शहर में भी इन लोगों का बंगला बहुत खूबसूरत बना हुआ था और हवेली तो इतनी बड़ी थी कि ना जाने कितने कमरे बने हुए थे। यहाँ का बगीचा बहुत बड़ा बना हुआ था। मुझे तो इस हवेली में घुसते ही किसी महल जैसा लगने लगा था। मैंने बस थोड़ी सी नज़र डाली थी, लेकिन यहाँ की अमीरी देखकर मेरी आंखें चौंधिया सी गई थी। मेरा कमरा फूलों और कैंडल से सजाया गया था। मैं खुद पर जितना भी गुरूर करती उतना ही कम था। हम दोनों को देखकर सब दिया बाती की जोड़े कहते थे, मगर आज की रात जो कुछ मैंने सुना था, मेरे दिमाग ने काम करना बंद कर दिया था। ना जाने कब सोचते सोचते मैं फिर से नींद की वादियों में खो चुकी थी। सुबह आकाश प्यारी सी मुस्कान लिए मुझे जगा रहा था। कहने लगा, उठ जाइए मैडम जी, यह लखनऊ नहीं है जो आराम से चादर तानकर सोई रहोगी। मैंने धीरे धीरे आंखें खोली तो वो उठ चुके थे। आकाश बिस्तर से उठकर अपने कपड़े निकाल रहे थे। मुझसे कहने लगा कि तुम्हारा सामान ड्रेसिंग रूम में पड़ा है, वही पहनना है। वह मुझसे कहकर वॉशरूम में चला गया। मैं बेड से उठकर बैठ गई। पहले तो मुझे ऐसा लगा कि रात वाली बात शायद मेरे कोई वहम हो था। मैं वही बात सोचते सोचते ड्रेसिंग रूम में चली गई, जो मेरे ही कमरे में बना हुआ था। इतना भारी भरकम जोड़ा देखकर मेरी आंखें फटी रह गई थी। मैंने फ्रेश होने के बाद बहुत ही मुश्किल से उन कपड़ों को पहना था। आकाश कमरे से जा चुका था तो कुछ लड़कियां मुझसे पूछकर मेरे कमरे में आई और मुझे जेवरात पहनाने लगी, तैयार करने लगी। जब मैं आज सज धज कर बाहर आई तो मेरे जेठ जी सामने कुर्सी पर बैठे थे। उन्होंने मुझे देखा और मुस्कुराने लगे। फिर मेरे पास आए और मुझ पर हजारों के नोटों की बारिश करके मेरा स्वागत किया। फिर मुझे बाहर ले गए, जहां गांव की औरतें मुझे देखने के लिए मेरा इंतजार कर रही थी।
गर्मी और धूप में ना जाने कब से वह मेरी एक झलक देखने के लिए बैठी हुई थी। मेरे जेठ जी कहने लगे, यह हमारे घर की नई मालकिन है, आकाश की बीवी है। सभी औरतें मुझे नमस्ते करने लगी। मैं थोड़ी देर बाद वहां रुक पाई थी। तेज धूप ने मेरी हालत खराब कर दी थी। जल्दी जल्दी मैं अंदर आई और अपने कमरे में एसी ऑन करके बैठ गई थी। पूरा दिन लगातार लोगों का आना जाना लगा रहा। आकाश से मेरी मुलाकात बस रात को हुई थी, वरना वह पूरा दिन मर्दों के साथ ही रहते थे। गांव के कुछ और ही रस्मों रिवाज होते हैं। पति पत्नी आपस में कम वक्त और दूसरों के साथ ज़्यादा वक्त गुजारते हैं। यही मेरे साथ भी हुआ था। रात तक मैं थकान से चूर हो चुकी थी, इसलिए लेटते ही मुझे नींद आ गई और आकाश मुझे कहने लगा कि गांव के माहौल से तुम परेशान हो गई हो। वह मुझे प्यार से देखने लगा। फिर मैंने आंखें खोली और थोड़ा सा मुस्कुरा दी। मैंने कहा, आकाश बस जल्दी से लखनऊ वापस जाने का सोचो, मुझे ऐसे माहौल की आदत नहीं है। मेरी बात पर ना जाने क्यों आकाश की मुस्कुराहट गायब हो गई थी। फिर वह बेड पर लैंप जलाकर बैठ गया। कहने लगा, अभी तो ऐसा मुमकिन नहीं है, लेकिन मैं कोशिश करूँगा। मैं नींद में होते हुए भी पूरी आंखें खोलकर उसे घूरने लगी। आकाश, मैं गांव में 2 दिन से ज़्यादा नहीं रह सकती, यह तुम अच्छी तरह से जानते हो। मुझे घुटन होती है यहाँ पर। यहाँ के पहनावे से, रहन सहन से अजीब घुटन सा माहौल है। यहाँ का मैं नहीं रह सकती। यहाँ पर मेरी बात सुनकर वह किसी गहरी सोच में चला गया। उसने सिगरेट निकाली और लाइटर से जलाकर पीने लगा। मैं नींद में चूर थी, इसलिए सो गई। रात को फिर से मेरी आंखें जोर से खुली थी। वही एक लड़की की चीख पुकार, अपने बचाव के लिए मदद मांगती हुई। मैं तुरंत उठकर बैठी और आकाश को भी जगा दिया। वह मुझे नींद में देखने लगा। मैंने कहा, आकाश, किसी की चिल्लाने की आवाज़ आ रही है। मेरी बात पर आकाश ने नजरें चुराई। कहने लगा, कैसी आवाज़ें हैं? मुझे यहाँ कोई आवाज़ नहीं आ रही है। उसकी यह बात सुनकर हैरान रह गई। यह कैसे मुमकिन था? मुझे तो लड़की की चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी, लेकिन आकाश को नहीं आ रही थी। मैंने हैरत से आकाश की तरफ देखा। मैंने कहा कि यह लड़की की आवाज़ तुम्हें नहीं सुनाई दे रही है? वह कहने लगा, नहीं, मुझे कोई भी आवाज़ नहीं सुनाई दे रही है। मुझे नींद आ रही है, मुझे परेशान मत करो। यह कहकर वह फिर से सो चुका था और मेरा डर के मारे बुरा हाल था। क्या यह आवाज़ सिर्फ मुझे ही सुनाई दे रही थी? इसका मतलब कोई भूत प्रेत? यह सोचकर तो मैं कांपने लगी थी। डर की वजह से मैं आकाश से लिपटकर सो गई थी। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। अब तो मुझे इस हवेली में एक दिन भी नहीं रुकना था। मुझे तो भूतों से बहुत डर लगता था। अगली सुबह ही मैंने आकाश से शहर जाने की जिद करनी शुरू कर दी। मैंने कहा, मुझे वापस लखनऊ जाना है। मुझे डर महसूस हो रहा है। मुझे 2 दिन से यहाँ किसी की चिल्लाने की आवाज़ सुनाई दे रही है, जैसे कोई लड़की मदद के लिए पुकार रही हो। मैं यहाँ नहीं रह सकती। डर की वजह से ऐसा लग रहा था जैसे मैं अभी अभी रो दूंगी। और आकाश मुझे ध्यान से देख रहा था। वह बार बार नजरें चुरा रहा था। वह मुझसे कहने लगा, नंदिनी, इस हवेली में ऐसे ही साए हैं। किसी किसी को ऐसी आवाज़ सुनाई देती है जैसे तुम्हें दे रही है, लेकिन उन साए ने कभी भी हमें नुकसान नहीं पहुंचाया। मुझे आकाश की बात पर चैन नहीं मिल रहा था। मुझे बस लखनऊ जाने का इंतज़ार था। सुबह नाश्ते के वक्त मेरे जेठ जी ने आकाश से पूछा था कि तुम लखनऊ वापस कब जा रहे हो। यह सुनकर आकाश का चाय का कप हाथ में ही रह गया था, लेकिन मैं दिल ही दिल में खुश थी कि किसी को तो हमें गांव से लखनऊ भेजने का ख्याल आया है। आकाश ने कहा, भाई, जो आपका आदेश। आकाश ने बहुत ही मुश्किल से यह बात कही थी। वह अपने बड़े भाई से बहुत डरता था। जेठ जी कहने लगे, आज शाम तक तुम लखनऊ जाने की तैयारी करो, वहाँ के काम देखो जाकर। मैं तो खुशी के मारे फूली नहीं समा रही थी। मैंने जल्दी से चाय खत्म की और उसी पीछे खिसकाकर खड़ी हो गई तो मेरे जेठ जी मुझसे कहने लगे, बहू, आज तुमने नाश्ता ठीक से क्यों नहीं किया? मैंने कहा, मुझे अपनी और आकाश की पैकिंग भी करनी है। शाम तक जाना है ना, तो टाइम लग जाएगा। मेरी बात सुनकर जेठ जी आकाश को घूरने लगे और कहने लगे, तुमने बहू को यह नहीं बताया कि अब वह यहीं रहेगी? यह बात मेरे दिल पर लग गई थी और मैं आश्चर्य से आकाश की तरफ देख रही थी। वह कहने लगा, मैं भूल गया था भाई। मेरे जेठ जी फिर मुझसे कहने लगे, बेटा, तुम अब हमारी इज्जत हो
और हमारे घर की औरतें हवेली से बाहर कदम नहीं रखती। तुम यहीं रहोगी। लखनऊ में आकाश जाएगा। यह सुनकर तो मैं दंग रह गई थी कि आकाश ने पहले यह बातें क्यों नहीं बताई। उसने यही कहा था कि कुछ वक्त मुझे गांव में रहना पड़ेगा, फिर वह मुझे अपने साथ लखनऊ ले जाएगा। मैं गुस्से की वजह से उठकर कमरे में चली गई। मुझे झूठ बोला गया था। कुछ देर बाद आकाश कमरे में आया। मैं रोने लगी। मैंने कहा, मुझे इस भूत बंगले में नहीं रहना। तुमने मुझसे झूठ कहा था कि हम लखनऊ में रहेंगे। तुम अपने भाई से जाकर बता दो। मेरी बात सुनकर वह मेरे पास आकर बैठकर बहुत ही प्यार से बोला, मैं तुम्हें अभी लखनऊ नहीं ले जा सकता। बस तुम कुछ महीने यहाँ रह लो, वैसे ही रहो जैसे यहाँ की औरतें रहती हैं। फिर मैं तुम्हें लखनऊ लेकर जाऊँगा। मैंने कहा, मैं तुम्हारे बिना यहाँ नहीं रहूँगी। रात के वक्त वह चीखों की आवाज़ मेरी जान निकाल देगी। मुझे बहुत डर लगता है। वह मुझसे कहने लगा, तुम चीखों पर ध्यान मत दो। वह जो भी है तुम्हें कुछ नहीं करेगा, यह मैं तुमसे वादा कर सकता हूँ। तुम बस कमरा लॉक रखना और रात को बिल्कुल भी बाहर मत निकलना। आकाश की बातों ने तो मुझे बहुत ज़्यादा डरा दिया था। मैंने कहा, मैं अकेली रात को इस कमरे में नहीं सो सकती। आकाश कुछ देर तक सोचता रहा, फिर कहने लगा कि ठीक है, मैं भाई से कहकर एक नौकरानी का इंतजाम करवा दूंगा। वह तुम्हारे साथ इस कमरे में सो जाया करेगी, लेकिन तुम बस यह कोशिश करना कि भाई को तुमसे कोई शिकायत न हो। मैंने इस बात पर सर हिला दिया था। आकाश शाम को दिल्ली के लिए निकल चुका था और मैं अकेली रह गई। रात को मेरे साथ एक नौकरानी मेरे कमरे में सोने लगी थी। वह ज़मीन पर अपना बिस्तर बिछा लेती और लेट जाती थी। रात को जब वह चीखों की आवाज़ आती तो मेरी आंखें खुल जाती। मैंने महसूस किया था कि जिस वक्त चीखों की आवाज़ आती थी वह नौकरानी भी करवटें बदलती रहती थी। मुझे यह शक होने लगा था कि शायद वह भी उन आवाज़ों को सुन सकती है। कई बार मैंने उस नौकरानी से चीखों के बारे में पूछा तो उसके चेहरे का रंग उड़ जाता था और वह डर जाती थी। फिर ना मैं सर हिलाने लगती और कहने लगती, मैंने ऐसी कोई आवाज़ नहीं सुनी है। मैंने उसके डर से यह अंदाज़ा तो लगा लिया था कि कहानी कुछ और ही है, इसलिए उससे कहा कि मैं जानती हूँ कि वह आवाज़ें तुम्हें भी सुनाई देती है। मेरी बात सुनकर वह मेरे सामने हाथ जोड़ने लगी और कहने लगी, इस बात का जिक्र हवेली में किसी से ना करना, वरना बहुत बुरा होगा। उस नौकरानी की बात सुनकर मुझे जानने की चाहत होने लगी थी कि आखिर मालूम भी तो हो कि यह सारा माजरा है क्या। मैंने रात को जब वह चीखों की आवाज़ सुनी तो यह ठान लिया कि सच्चाई क्या है इसका पता लगाकर ही रहूँगी, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे यह यकीन हो चुका था कि यह मामला भूत प्रेत का नहीं है। रात को चिल्लाने की आवाज़ सुनकर मैं उठकर खड़ी हो गई और दबे पांव अपने कमरे के दरवाजे के पास आई और धीरे से दरवाज़ा खोला। मुझे वह आवाज़ ऊपर की मंजिल से आ रही थी। मैं धीरे से चलती ही ऊपर चढ़ गई। वहाँ से आवाज़ें मुझे और भी नज़दीक सुनाई देने लगी थी। जब मैं उन आवाज़ों का पीछा करते हुए आगे बढ़ी तो सामने के कमरों को देखकर मेरे होश उड़ गए थे। वह तो मेरे जेठ जी का कमरा था, जहाँ से लड़की की चीखों की आवाज़ें आ रही थी। मेरे चेहरे का रंग उड़ चुका था। मैं वापस नीचे आ गई और कमरे में आकर अपनी बढ़ती दिल की धड़कनों पर काबू पाने लगी। संजीव यानी कि मेरे जेठ जी कमरे से आ रहे थे। आवाज़ सुनकर मैं यह सोच भी नहीं सकती थी कि वह ऐसे भी हो सकते हैं। उनकी बीवी भी जिंदा नहीं थी, ना ही उन्होंने दूसरी शादी की थी। दुनिया के सामने वह कितने बड़े थे। फिर वह आवाज़ में खुद से बात करने लगी। मेरे दिल में उनकी बहुत इज्जत थी। मैं उनके बारे में इस तरह से सोच भी नहीं सकती थी। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मैं अपने बेड पर बैठकर रोने लगी। मेरे जेठ और औरतों के साथ नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है। गांव वाले तो उनकी बहुत इज्जत करते हैं। फिर यह सब क्या था? यह उनका कौन सा रूप था जो आज मैंने अपनी आंखों से देखा था। मेरी पूरी रात जागते हुए कटी थी, क्योंकि मैं उनके बारे में ऐसा सोच भी नहीं सकती थी। सुबह नाश्ते पर वह उसी तरह बैठे थे। मेरी आंखें देखकर चाय पीते हुए कहने लगे, आकाश ने बात नहीं की मेरी बहू से, तभी रो रो के आंखें सुझा ली है। उनकी बात पर मैंने कोई जवाब नहीं दिया। मैं खुद ही मुस्कुराने लगी। फिर बोली कि आकाश वहाँ बहुत बिजी है, शायद इसलिए फ़ोन नहीं कर पाया। मैंने उनकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। आज तो उनकी शक्ल देखने को भी दिल नहीं कर रहा था।
कैसा दोगला इंसान था। दिन में नेक और रहम दिल बना रहता था और रात को यह सोचकर ही मेरा शरीर कांपने लगता था। मैं सोच चुकी थी कि अब उनका पर्दाफाश करके ही रहूंगी, लेकिन मैं नहीं जानती थी कि मैं अपने लिए कितनी बड़ी मुसीबत खड़ी करने जा रही हूँ। जब मैंने दोबारा वही आवाज़ सुनी तो मैं फिर उसी कमरे के बाहर चली गई। कमरे के हॉल में देखने लगी तो 11 साल की लड़की थी, गांव की ही लग रही थी। उसके चेहरे से उसका दर्द साफ साफ पता चल रहा था। वह हाथ जोड़े अपनी इज्जत की भीख मांग रही थी, चीख रही थी, चिल्ला रही थी, लेकिन मेरे जेठ जी ने बड़ी बेदर्दी से उसका दुपट्टा उतार कर फेंक दिया था। मैं उससे ज़्यादा नहीं देख सकती थी। मैं वापस पलट आई। कैसे भी करके मैंने वह रात काटी। सुबह होते ही मैंने आकाश को फ़ोन किया। मैंने कहा, तुमने मुझसे इतना बड़ा झूठ बोला। तुमने कहा हवेली में आत्माएं हैं, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। वो आवाज़ें गांव की मासूम लड़कियों की है जो तुम्हारे पिता जैसे भाई की हवस का निशाना बनती हैं। मेरे मुंह में जो जो आ रहा था मैं सब आकाश से कह दी। मेरी बात सुनकर वह गुस्से में आ गया और कहने लगा कि अपनी जुबान को बंद रखना, जैसे हवेली के सभी लोग रखते हैं, वरना तुम्हें संजीव की ताकत का अंदाजा नहीं है। जान से मार डालेंगे वह तुम्हें। मैं आकाश की बात सुनकर जितना हैरान हुई उतना कम था। मतलब वह अपने भाई के बारे में यह सब कुछ पहले से ही जानता था और वह भी मिला हुआ था इस सब में। मैंने फ़ोन बंद कर दिया। बुराई होता देखकर मैं ऐसे चुप नहीं रह सकती थी। मुझे बस एक सबूत चाहिए था, क्योंकि यहाँ ऐसा कोई नहीं था जो संजीव के खिलाफ एक लफ्ज़ भी बोलता। इसलिए मैंने रात होने से पहले ही बीमारी का बहाना बनाया और अपना कमरा लॉक करके अपने कमरे में बंद हो गई। मैं जानती थी कि संजीव कब ऊपर आ जाता है, इसलिए मैं अपनी पिछली खिड़की से बाहर निकलती और पाइपलाइन के सहारे ऊपर की तरफ पहुंच गई। संजीव के कमरे के बाहर की खिड़की उस वक्त खुली हुई थी। मैं उस खिड़की के जरिए उस कमरे में पहुंच गई। उस कमरे को किसी दूल्हे के कमरे की तरह सजाया हुआ था। मैं उसी खिड़की के पास एक कोने में छिप गई। रात 2 बजे संजीव उस कमरे में आया और सामने सोफे पर बैठ गया। कुछ देर बाद उसका नौकर शराब की बोतल लेकर आया और सामने टेबल पर रख दिया। मैंने अपना मोबाइल का कैमरा ऑन कर दिया। कुछ देर बाद एक 14 साल की मासूम सी लड़की उस कमरे में आई। वह चिल्ला रही थी, बार बार यह कह रही थी कि उसे घर वालों के पास जाना है। वह नौकर उस लड़की को कमरे के अंदर धकेलकर कमरा बंद करके चला गया। संजीव एकदम आराम से सोफे पर बैठा उस लड़की की बेबसी का तमाशा देख रहा था, जो बहुत ज़्यादा रो रही थी, दरवाज़ा पीट रही थी, अपने बचाव के लिए मदद मांग रही थी, जिसकी चीखें पुकार हवेली की बेजान दीवारों में गूंज रही थी। वहाँ के लोग इस जुल्म पर बिल्कुल खामोश थे। वह लड़की जब दरवाज़ा बजाकर थक गई तो संजीव के पास आकर हाथ जोड़ने लगी, कहने लगी, संजीव साहब मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, मैं तुम्हारी बेटी की उम्र की हूँ, मुझ पर तरस खाओ। उसकी बात सुनकर मेरा जेठ गुस्से से उठा और उसके बाल पकड़कर कहर भरी नज़रों से देखते हुए बोला, किसी नीच जात की लड़की, तेरी इतनी हिम्मत कि तू मेरे सामने जुबान चलाए? तुझे मैं बताता हूँ कि मेरे सामने जुबान चलाने वालों का क्या अंजाम होता है। यह कहकर उसने उस लड़की को बड़ी जोर से ज़मीन पर पटका, फिर उसकी गर्दन पर अपने पैर से मारने लगा। वह लड़की दर्द से बिलबिला उठी थी और मैं यह सब नहीं देख पा रही थी। ना जाने कैसे मैंने खुद को काबू में किया, वहाँ खड़ी यह सब देख रही थी। फिर मेरे जेठ ने उस लड़की को पकड़कर बिस्तर पर पटका और अपना सिगरेट जलाकर जैसे ही उसने लड़की के चेहरे पर लगाया, उस लड़की की चीख के साथ साथ मेरी भी चीख निकल गई। संजीव तुरंत ही वहां से पीछे हटा। मेरी चीख सुनकर वह समझ गया था कि कमरे में उस लड़की के अलावा और कोई भी है। इससे पहले कि वह मुझे ढूंढता मैं उसी खिड़की से बाहर निकल गई, लेकिन शायद वह मुझे देख चुका था, क्योंकि मैं कोई प्रोफेशनल जासूस तो नहीं थी, एक आम सी लड़की थी। मैं जिस रास्ते से आई थी उसी रास्ते के नीचे उतर गई। अपने कमरे के बजाय हवेली के पीछे चली गई। मैं वहीं जाकर छुप गई। मुझे पूरी हवेली में एक हलचल सी महसूस हुई थी। बहुत से कदमों की आवाज़ें सुनाई दी। मैं एक घने झाड़ी में छुप गई। बहुत से नौकर टॉर्च चलाकर मुझे ढूंढ रहे थे। मैं तो सांस लेना ही भूल गई थी। मुझे डर था कि अब मैं पकड़ी जाऊंगी। कुछ देर बाद नौकर वहां से चले गए। उनके जाते ही मैंने सुकून की सांस ली। मैं एक बड़े से पेड़ पर चढ़ने लगी।
जो इस हवेली की दीवार से चिपका हुआ था। उस पेड़ पर चढ़कर मैंने दीवार से दूसरी तरफ देखा तो वह एक घना जंगल था। मैं वहां कूद गई थी। मैं नहीं जानती थी कि मैं इस जंगल को पार करने के बाद कहाँ पहुंच जाऊंगी, लेकिन मैं लगातार भाग रही थी। सुबह तक मैं भागती रही। जैसे ही हल्की हल्की रोशनी हुई मैं सड़क पर पहुंच चुकी थी। उसी वक्त एक बस लखनऊ जाने के लिए गुजरी थी। मैं उस बस में बैठकर पूरे रास्ते भर मैंने अपना चेहरा दुपट्टे से छुपाए रखा था। लखनऊ पहुंचते ही मैंने अपने पापा के दोस्त जो कि IPS अफसर थे उन्हें यह वीडियो दिखा दी। मेरी वजह से उस गांव में इस घिनौने खेल का किस्सा खत्म हुआ था और संजीव के साथ साथ आकाश भी पकड़ा गया था। वो लोग गांव की कम उम्र लड़कियों के साथ गलत करके उसे दूसरे देश में भेजते थे और कुछ को मार देते थे और मेरे पति लखनऊ में वही काम करते थे, इसलिए मुझे अपने साथ नहीं ले गए थे। मैंने अब आकाश से तलाक ले लिया था क्योंकि मैं ऐसे शख्स के साथ ज़िंदगी नहीं गुजार सकती थी। मुझे खुशी थी कि मेरी वजह से बहुत सी लड़कियां बच गई थी। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद दोस्तों।